हेलो माय फेलो बीइंग्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो टुडे वी विल डू द चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 10, जो कि है हमारे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो आपका जो रिसोर्स, पहले हम अपने चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। तो आपका जो रिसोर्स है वो ये है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। यानी कि जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ें जो अवेलेबल है, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली feasible भी होनी चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। डेवलपमेंट का मीनिंग आपको पता ही है। तो ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये ट्रायंगल वाला, ये सिर्फ यही शो कर रहा है कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर के ऊपर टेक्नोलॉजी अप्लाई करके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस बना देता है। तो ये आपको इंटरडिपेंडेंट बता रखा है और रिलेशन बता रखा है बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। देन जो आपका रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी प्रकार में क्लासिफाइड हैं, जो कि अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो ये जो है पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है। यानी कि वो जो रिसोर्स है वो बायोटिक है या अबायोटिक है। बायोटिक यानी कि लिविंग, अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। ठीक है। देन सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी यानी कि रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि वो रिन्यू हो सकते हैं या रिन्यू नहीं हो सकते वो रिसोर्सेज। ठीक है। देन सी जो है यानी कि थर्ड जो है आपका वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उसे कौन ऑन कर रहा है। जैसे कि इंडिविजुअल कर रहा है कोई, या कोई कम्युनिटी कर रही है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। जैसे कि हमारा जो ओशन है वो 22.2 किलोमीटर, अगर हमारे इतना लैंड, अगर हमारे इतने लैंड में अगर हमारा ओशन आ रहा है तो वो इंडिया का है। अगर उससे बाहर कोई लैंड आ रहा है, ये 22.2 किलोमीटर से आगे जितना भी लैंड है वो इंटरनेशनली कहलाया जाएगा, और उससे इंडिया कोई भी रिसोर्स गेन नहीं कर सकता। ठीक है। देन डी यानी कि फोर्थ जो है आपका वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो किस स्टेटस तक डेवलपमेंट करवा सकते हैं हमारी। जैसे कि पोटेंशियल, यानी कि उस रिसोर्स के पास इतनी क्षमता है अभी उसको यूज़ करने की। ठीक है। देन डेवलप्ड स्टॉक, यानी कि जो पहले से डेवलप्ड हैं। ठीक है। एंड रिजर्व्स, यानी कि जो बचा कर रखे हुए हैं ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कर सकें। देन ये जो ये डायग्राम है ये आप सिर्फ देख के भी चले जाएंगे तो भी बहुत है, क्योंकि ये ज़्यादा आता नहीं है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो अब है हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो ये है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वॉज बिलीव डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ठीक है। तो ये जो, अगर आपने रिसोर्सेज के बारे में कुछ लिखना भी है ना, तो अगर आप ये लाइन लिख दोगे ना कि ये जो रिसोर्सेज जो हैं ये फ्री गिफ्ट्स दिए गए हैं नेचर्स के द्वारा। ठीक है। और ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब जो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इसको बहुत ही फ़र्क और भेदभाव से यूज़ कर रहे हैं, कि जो पुअर्स हैं वो इस चीज़ को ख़रीद सकते हैं, एंड जो रिच हैं, पुअर्स जो हैं वो इस चीज़ को नहीं ख़रीद सकते, और जो रिच जो हैं वो इस चीज़ को ख़रीद सकते हैं, है ना। तो ये जो है ये इनडिस्क्रिमिनेटली जो है ये फ़र्क है, एक भेदभाव है, जिस वजह से जो काफ़ी रिसोर्सेज है जो कि पुअर्स जो हैं वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं उन रिसोर्सेज को। ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उठ रही हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है। ये डिप्लीशन जो होता जा रहा है रिसोर्सेज का, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि लोगों की क्या हो रही है, कुछ इंडिविजुअल्स की क्या हो रही है, लालच ज़्यादा हो रही है। उन अपनी लालच को सेटिस्फाई करने के लिए वो रिसोर्सेज को धड़ाधड़ यूज़ ही करी जा रही हैं। ठीक है। देन accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society to segments, have and have nots और रिच एंड पुअर। जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इन्होंने ढेर सारा जो रिसोर्सेज है ना, ये कुछ हाथों में है, जो कि सोसाइटी को दो भागों में बांट देता है। क्या? रिच एंड पुअर के बीच में। ठीक है। यानी कि कुछ उसको एक्सेस कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है। देन जो आपका थर्ड जो है वो ये है कि indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। ठीक है। ये जो indiscrimination हो रहा है इनको यूज़ करने का, रिसोर्सेज को यूज़ करने का, ये काफ़ी सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस कर सकता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकती है। तो ये जो 3 कारण मैंने आपको बताए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है। देन अब हम पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है। सस्टेनेबल एग्जिस्ट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ही इसेंशियल है, ताकि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो सके काफ़ी सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ का।
तो अब हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसको पढ़ना ही है, तो अब इसको ध्यान से सुनना। ये कुछ टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अब इसको आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका मतलब है कि आप डेवलपमेंट कर सकते हो लेकिन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना कर आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट प्रेजेंट में यानी कि अब जो ये डेवलपमेंट हो रहा है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा फ्यूचर जनरेशन के साथ, क्योंकि अगर हम अभी ही सारे रिसोर्सेज को करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नहीं बच पाएगा। ठीक है, जैसे पेट्रोल को कह रहे हैं कि वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है ना। तो हमें ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे कि फ्यूचर जनरेशन्स को कोई अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ताकि उनको भी प्रॉपरली वो मिल सके और हमें भी मिल सके। ठीक है, देन आपका रियो द जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1992 में। ठीक है, in June 1992, more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil. ठीक है, तो 1992 में जून में 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो है वो ब्राज़ील रियो de जेनेरियो में आकर उनका फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करे थे जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए थे। ठीक है, एंड सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए थे। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने बोला था कि दिस इज असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, ये जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है यानी कि कभी कभार ऐसा हो रहा है कि सर्दियों का टाइम आ गया लेकिन अभी भी गर्मी चल रही है, जैसे कि अब हो ही रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी हो रही हैं क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी सारी बढ़ गई हैं, जिससे कि हमारी बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं हमारे नेचर को। ठीक है, तो ये सब उन्होंने एक एजेंडा 21 डिक्लेरेशन करा था ये। ठीक है, तो अब हम एजेंडा 21 को पढ़ते हैं जो कि बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये कब डिस्कस करा गया था? 1992 में, जब हमारा फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। कहाँ पे? रियो de जेनेरियो। वो कहाँ पे है? रियो de जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए पढ़ के रखना, तभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इट इज़ डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCED के द्वारा ये डिक्लेरेट किया गया था। ठीक है, एंड रियो de जेनेरियो में किया गया था, जो कि मैंने आपको बताया था। और ये इनका जो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव जो था एजेंडा 21 बनाने का, ये था कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो सब इन्हें अपने लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने रूल्स, जैसे इनके रूल्स लिस्ट होती है ना, लॉ की लिस्ट होती है, उसके अंदर इस एजेंडा 21 को ड्रॉ कर दे, यानी कि उसके अंदर ये लागू कर दे कि एजेंडा 21 सभी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो चुके हैं, एंड अब आपका और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जो कि है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटेजी फॉर जूडियस यूज़ ऑफ resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. ठीक है, so प्लानिंग जो है वो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल है ना, मतलब हर कोई चाहता है। जैसे अब ज़रूरी नहीं है, कुछ पीपल्स होते हैं जो ग्रीड रखते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो ग्रीड नहीं रखते, है ना। वो मतलब वो भी अपने देश का भला ही चाहते हैं। तो कुछ जो पीपल्स हैं वो इस चीज़ को कहते भी है कि हाँ, हमारे लीडर्स को हमारी एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। तो ये जो है ये सबके द्वारा एक्सेप्टेबल है एंड जूडियस यूज़ है रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये एंड इंडिया में आप देख सकते हैं जैसे काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, तो कहीं पे कोई रिसोर्सेज है, कहीं पे कोई रिसोर्स है। किसी जगह पे वाटर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो वाटर ही है ना। एंड कुछ जगह पे वाटर नहीं है लेकिन वहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, जैसे कि हम राजस्थान का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे इंडिया के कुछ स्टेट्स का। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स. अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. जैसे कि आप देख सकते हो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में जो है वो रिच इन मिनरल्स है, यानी कि वहाँ पे मिनरल्स एंड कोल्स डिपॉजिट बहुत हैं. ठीक है. एंड अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि अबेंडेंस यानी कि बहुत ज़्यादा है वाटर वाटर की जो यानी कि पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा, पानी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है. ठीक है. लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे. क्यों? क्योंकि वो हिली एरिया है. ठीक है. देन मैंने आपको राजस्थान का एग्जांपल भी दिया था और यहाँ पे वो एग्जांपल भी दिया हुआ है. द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल endowed with सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज. ठीक है. अब जो राजस्थान जो है वो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी में बहुत आगे है एंड बहुत वेरी वेल है ना. लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है. ठीक है. वैसे ही जैसे और आपको और एग्जांपल दे रखे हैं. द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage but it is deficient in water. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स जो कि यहाँ पे बता रखे हैं. ठीक है. एंड अब हम चलते हैं हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक. देखो, अब हम इंडिया में रहते हैं, है ना. तो इंडिया की रिसोर्स प्लानिंग पूछी जा सकती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. मैं जितनी भी अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है और आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं. ठीक है. जितने भी मैं रेड पेन से करवा रही हूँ ना आपको मार्क, वो सारी लाइंस भी इम्पोर्टेंट है. जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स बताए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. एंड जिन पे मैंने रेड रेड सर्कल कर रखे हैं वो इम्पोर्टेंट ही है. ठीक है. जैसे कि आपका रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है. पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. यानी कि सबसे पहले क्या किया जाता है? पहले आइडेंटिफाई करा जाता है और इन्वेंट किया जाता है रिसोर्सेज को कुछ रीजन्स में. ठीक है. इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए पहले सर्वे करना पड़ता है, मैपिंग करनी पड़ती है ना. जो है मतलब जो रिसोर्स प्लानिंग के भी अलग अलग मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स होते ही हैं, है ना. तो वो क्या करते हैं? पहले सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे वो रिसोर्सेज हैं एंड किस क्वालिटी में है, किस किस क्वांटिटी में है ना. और उसका मेज़रमेंट लगाते हैं कि वो किस मात्रा में हैं, वो रिसोर्सेज किन किन मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, कम मात्रा में पाए जाएंगे. जैसे अब हमें पता चला ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में कि मतलब अरुणाचल प्रदेश के पास पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पानी भी है, वो भी रिसोर्सेज है हमारा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे. वैसे ही ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं पहले. ठीक है. एंड दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं वो? ठीक है. इसके अंदर आपको ये प्रोसेस बता रखे हैं जो कि मैं सर्कल लगा रही हूँ. ठीक है. ये आपको बता रखे हैं. तो इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स. ठीक है. और इन रिसोर्सेज को बाहर लाने के लिए सुटेबल टेक्नोलॉजी लगाई जाती हैं, स्किल्स लगाई जाती हैं. ठीक है. ताकि जो रिसोर्सेज हैं उसका जो प्रोसेस है निकालने का वो शुरू हो जाए. पहले सेटअप लगाए जाते हैं टेक्नोलॉजी के, ताकि वो ईजी तरीके से निकल जाएँ एंड उसको हम रिसोर्स बना के उसको यूज़ करें. ठीक है. मेनली रिसोर्स तो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है ना, तो वही चीज़. ठीक है. एंड थर्ड जो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. ठीक है. यानी कि ये जो रिसोर्सेज की प्लानिंग करी जाती है, इसको थर्ड स्टेप में क्या करा जाता है? पहले मैचिंग करी जाती है, ओवरऑल रिसोर्स प्लानिंग के साथ मैपिंग करी जाती है, मैचिंग करी जाती है. ठीक है. क्यों करी जाती है? क्योंकि किसी किसी स्टेट्स ने सोचा होता है कि अब हम यहाँ इस एरिया से डैम बनाएंगे और उसी एरिया पे कोई रिसोर्स मिल गया किसी को, है ना. मतलब हमारी सरकार को वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं ना लोग सर्वे करने भी, तो उनको अगर रिसोर्स मिल गया उस जगह पे जहाँ पे लोगों ने सोचा हुआ है कि हम वहाँ पे मतलब दूसरे स्टेट वालों ने सोचा हुआ है कि हम वहाँ पे डैम बनवाएंगे, तो ये तो गड़बड़ी वाली बात हो जाएगी ना. एक साइड से कोई आएगा, एक साइड से कोई आएगा, तो इसलिए लास्ट में इसको मैच भी करा जाता है. ठीक है. एंड इंडिया हैज़ मेड कंसनट्रेटेड efforts for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence. ठीक है. देन आगे आता है आपका there are many regions in our country that are rich in resources but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have poor resources base but they are economically developed. ठीक है. यानी कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जो
रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा में हैं, रिच में हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, यानी कि वहाँ पे अच्छी तरह डेवलप हुआ नहीं है वो एरिया। लेकिन कुछ एरिया में पुअर रिसोर्सेज है लेकिन वो डेवलप्ड हो चुका है वो एरिया, ठीक है। देन आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि मैं मार्क कर रही हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपका आता भी है, क्वेश्चन भी आता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ठीक है। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, तो आप ये भी पहली लाइन लिख सकते हो, ठीक है। देन अब हम पढ़ लेते हैं, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। जो कि हमने पढ़ा ही था आगे वाले टॉपिक्स में कि रिसोर्सेज जो हैं वो वाइटल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए रिसोर्स होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर उसका ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे या इरेशनल कंजप्शन करेंगे तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज के काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, काफ़ी सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ अगर आपको इससे बचना है, इन प्रॉब्लम से बचना है, इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से बचना है, तो और इसको कम करना है तो आपको कंजर्व करने ही पड़ेंगे रिसोर्सेज, ठीक है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। जैसे कि महात्मा गांधी ने हमें एक वो भी दी थी, एक वर्ड्स दिए थे कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ये कुछ वर्ड्स थे, ठीक है, जिनको आप लिख भी सकते हो, एंड अगर आप लिखोगे ना तो टीचर को ऐसा भी लगेगा कि आपने डीपली पढ़ रखा है। तो अगर जब भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का आए कि वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व द रिसोर्सेज, तो आप ये लाइन बीच में ज़रूर लिख के आना एंड इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ना टीचर को ऐसा लगेगा कि हाँ आपने डीपली पढ़ा है, ठीक है। देन अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बता रखा, पहले अब हम पढ़ते हैं हमारा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि कभी कभार ना सोर्स बेस्ड स्टडी आपकी आ जाती है, तो इसके अंदर बस आपको इतना ही जानना है, बाकी हम आगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बता रखा है कि जो टोटल एरिया जो है वो 43% प्लेन एरिया है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन माउंटेन एरिया जो है वो हमारा 30% है, एंड जो हमारा ये प्लेट्यूज जो हैं ये है 27%, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। देन अब हम हमारा पढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ना कुछ कारण जान लो जिस कारण जो है लैंड रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं। लैंड रिसोर्सेज जो हैं वो बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। बैरन लैंड्स यानी कि जो बंजर हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, जो किसी कल्टीवेशन के काम नहीं आते, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ओवर इरिगेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, यानी कि जो जानवर जो होते हैं उनको खुला जब छोड़ देते हैं तब वो जब ज़्यादा खा लेते हैं, है ना, यानी कि उनको ये थोड़ी ना पता, अब इनको इतनी नॉलेज थोड़ी ना कि किस लेवल तक उन्हें खाना है। तो कभी कभार वो टॉप लेयर जो होती है ना, टॉप साइड का वो आधा खा जाते हैं, बट जिस वजह से ओवर ग्रेजिंग हो जाती है एंड जो लैंड जो होता है वो ज़्यादा कल्टीवेटेड नहीं रहता और वो बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लैंड यूटिलाइजेशन की तरफ। तो हमारा जो पहला जो है वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट यू नो ऑल्सो कि दीज आर ऑल्सो वाइटल फॉर आर, ठीक है। देन सेकंड जो आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे कि बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। देन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये मैं इनको मार्क कर दे रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आपने जाना है, वैसे तो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जैसे कि फैलो लैंड्स हो गए। फैलो लैंड्स कौन से होता है, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि पेस्चर्स यानी कि जहाँ पे
जैसे गायें भैंसें ये जो होती हैं ना, जहाँ पे जाके ये खाती हैं। कुछ कुछ ऐसे लैंड्स भी बनाए जाते हैं वो जो सिर्फ ग्रेजिंग के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे वो चरते हैं एनिमल्स, ठीक है। देन सेकंड जो है वो है हमारा लैंड अंडर माइसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेक्स्ट ऑन एरिया, ठीक है। देन थर्ड आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, जो कि कितने सालों से छोड़ा हुआ, 5 सालों से या 5 साल से ज़्यादा या 5 सालों से जो ऐसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ है लैंड, उसको हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ ना लैंड्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तभी मैं आपको एक एक करके समझा रही हूँ। देन फैलो लैंड्स क्या होता है, पहला करंट फैलो लैंड्स। वो क्या होते हैं, जब हम अपने लैंड को बिना कल्टिवेटेड के लिए 1 या 1 से कम साल के लिए उसको बिना कल्टीवेट करें, यानी कि उसके ऊपर कोई भी क्रॉप ना उगाकर अगर हम उसको 1 साल या 1 साल से कम के लिए रख रहे हैं तो वो करंट फैलो लैंड कहे जाते हैं, ठीक है। देन सेकंड जो है वो होते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड, जो कि 1 से 5 ईयर्स तक अनकल्टिवेटेड पड़ा है, वो क्या होगा, अदर देन करंट फैलो लैंड्स, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एरियाज। एंड लास्ट जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि है नेक्स्ट ऑन एरिया, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑन एरिया क्या होता है, आर द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेक्स्ट ऑन एरिया, यानी कि जो टोटल एरिया जो होता है, अभी टोटल एरिया को मिला के, चाहे आप वहाँ पे जितनी मल्टीपल क्रॉप्स उगा लो, मल्टीपल क्रॉपिंग कर लो चाहे वहाँ पे आप, लेकिन लैंड तो वही रहेगा ना। चाहे आप एक लाइन पे, चाहे आप एक रो पे वीट उगा लो, एक एक मतलब जैसे राबी सीजन काफ़ी सारे हमारे प्लांट्स, काफ़ी सारे क्रॉप्स होती हैं, है ना। तो आप उसको एक एक रो में कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो, है ना। मत तो अगर आप कर लो, चाहे अलग अलग क्रॉप्स हों, लेकिन लैंड तो वही रहेगा ना। तो वही होता है नेक्स्ट ऑन एरिया, यानी कि टोटल एरिया जो होता है वो नेक्स्ट ऑन एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने ईयर हमने उसको क्या करा, जितने ईयर हमने उसको कल्टीवेट करा और जितनी क्रॉप्स हमने उसके ऊपर उगाई है, उसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑन एरिया आ जाएगा, ठीक है। देन अब हमारा आता है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से पैटर्न यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। वो है द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी क्लाइमेट सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं तक है, आगे हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स, क्योंकि इससे आगे जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। लेकिन इससे आगे जो टॉपिक है अगर उसको आप बिल्कुल देख के भी चले जाते हैं ना तो भी ठीक है, क्योंकि उसके आगे का एक ही पेज मैंने छुड़वाया है, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद the future generation too. 95% of our basic needs of food, shelter and clothing are obtained from land, ठीक है। तो जो 95% जो है वो हमारी जो बेसिक नीड्स जो है और फूड है, जैसे शेल्टर है, क्लोथिंग है, ये सब लैंड से ही हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड, ठीक है। जो कि मैंने आपको जैसे बता रखे हैं यहाँ पे, सच एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ deforestation, overgrazing, mining and quarrying too large contributed significantly in land degradation, ठीक है। देन ये जो आपका ये सारा ही है ना, ये पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको समझा देती हूँ। माइनिंग साइट्स एंड अबैंडन्ड आफ्टर excavation work is complete, leaving deep scars and traces overburdening in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा में क्या होता है, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। और कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा है, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन, जो कि एक
मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन होने का, ठीक है। और कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कनिटी इन द सॉइल, ठीक है। तो ओवर इरीगेशन होता है इन एरियाज़ में, और जो हमारी सॉइल जो होती है वो काफ़ी अल्कनिटी बन जाती है, ठीक है। The mineral processes like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere, ठीक है, जो कि सॉइल के लिए बहुत लैंड डिग्रेडेशन तो ऑब्वियसली बात होगा ही, है ना, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर सही नहीं है तो ये जो है सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, नेचर की जितनी भी चीज़ें, एटमॉस्फेयर हो चाहे सॉइल हो, ठीक है, लैंड हो, जो भी हो, ठीक है। एंड इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन of water into the soil after it settles down on the land. In recent year, industrial influence as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. And कुछ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बिना कुछ सोचे समझे जितना भी उनका वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो सारा वो नदियों में बहा देते हैं, जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरकनेक्टेड होते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण भी काफ़ी सारी पोल्यूशंस होते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। एंड ये जो ऊपर का है ये पैराग्राफ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, तो मैं 5M लिख देती हूँ, ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स, समझ जाना, ठीक है। देयर आर मैनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी सारे वे हैं जिससे कि हम अपने लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकें। एयर फोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, यानी कि एफोरेस्टेशन यानी कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे और प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे ग्रेजिंग का, तो काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है, ठीक है, हमारे लैंड डिग्रेडेशन की। देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स कंट्रोल एवन ओवर ग्रेजिंग। तो अगर हम शेल्टर बेल्ट्स में अपने प्लांटिंग करते हैं तो वो ओवर ग्रेजिंग को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। And proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial influence and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas, ठीक है। तो पहली बात ना, इंडस्ट्रीज़ वालों को क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा देख संभल के ऐसे केमिकल्स नहीं उनको रिलीज़ करने चाहिए वाटर में, ताकि एक्वेटिक लाइफ भी ख़राब ना हो, मतलब वाटर का जो है वो भी बिल्कुल सही रहे, और लैंड डिग्रेडेशन भी ना हो और वाटर डिग्रेडेशन भी ना हो, ठीक है। देन आगे आता है आपका सॉइल एज अ रिसोर्स, ये तो है ही, सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, ठीक है। सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए और हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का सपोर्ट है, ठीक है। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख जाना, ठीक है। सो आगे हम अपना जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ओके। सो अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, उससे ऊपर मैंने एक लाइन ये पैराग्राफ कर रखा, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो ये जो सॉइल्स जो हैं ये अपने अपने हिसाब से काफ़ी सारे बेसिस पे हैं, जैसे इनका कलर, थिकनेस, टेक्सचर, ठीक है, एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सब अलग अलग हैं। सो अब हम पढ़ते पढ़ते चलते हैं, जितने भी मैंने रेड पेन और ये एरोज़ मैंने लगा रखे हैं, ये मैंने इसीलिए आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं, और ये जो रेड हैं ये इसका मतलब ये है कि ये आपका पूरा पेज ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो मुझे इम्पोर्टेंट मार्क करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते पढ़ते चलिए, एंड थोड़ी देर में आई होप आपको लर्न हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं मेनली। सो अब हम पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है ये हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या करी जाती है, नॉर्थर्न प्लेन्स से में हमारे ज़्यादा पाई जाती हैं, एंड इम्पोर्टेंट हिमालय रिवर्स जैसे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, ठीक है। और इतना याद कर लेंगे, वही इंपॉर्टेंट है कि ये नॉर्थर्न प्लेन्स में पाई जाती हैं, ठीक है। एंड हिमालय रिवर्स में पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट 3 हिमालय रिवर्स, जो कि है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। देन एक और चीज़ आपको इस सॉइल में याद करने की ज़रूरत है, एंड ये आपको दिख ही रहा होगा जैसा आप यहाँ पे बन रखा है पूरा, ठीक है, आप देख ही रहे हो जैसे,
ठीक है, ये जो बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ टेक्सचर होता है, ऐसी कोई पिक्चर होती है इसकी एलुवियल सॉइल की। देन ये जो आपका है एलुवियल सॉइल जो है, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल भी होती है, ये भी 2 प्रकार में क्लासिफ़ाई करी जाती हैं, ठीक है, जो कि होती है खादर एंड बांगर, ठीक है। जो आपकी खादर जो होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, एंड बांगर जो होती है वो आपकी क्या होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और बांगर जो होता है उसके अंदर हाइयर कंसंट्रेशन होती है कंकड़ की, यानी कि उसके अंदर कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड न्यूडिलस देन द खादर, ठीक है, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर। और जो खादर जो होता है वो उसके पास काफ़ी मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ज़्यादा फर्टाइल होता है भांगर से, ठीक है। कौन? खादर, जो कि हमारी क्या होती है, न्यू एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, 2-3 मार्क्स का आएगा, और उसमें भी आ सकता है कि न्यू एलुवियल सॉइल कौन सी होती है एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल कौन सी होती है। तो आई नो आप कर लोगे, ठीक है। देन ये जो एलुवियल सॉइल जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बता रही हूँ, ठीक है। देन ये जो होती है ये ग्रोथ ऑफ शुगर केन के लिए मेनली इम्पॉर्टेंट होती है, वीट के लिए, सीरियल्स के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है आपके यहाँ पे शुगर केन, ये सारा लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो कि है हमारा ब्लैक सॉइल, ठीक है। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ये जो सॉइल्स होते हैं ब्लैक इन कलर होते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज रैगर सॉइल्स। रैगर सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि रैगर जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि ओवरफ्लोइंग ऑफ लावा, यानी कि ओवरफ्लोइंग जब हो जाता है, यानी कि वोल्केनो में से जब ओवरफ्लो हो जाता है लावा, तो उसको लैटिन वर्ड्स में रैगर बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली ये उसी से बनती है ये सॉइल, जो कि कलर में ब्लैक होती है, जैसे कि आपको ये इसमें दिख ही रहा है, ठीक है, पिक्चर में। तो ब्लैक सोइल जो होती है ये प्लेट्यूज में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और काफ़ी सारी साउथ ईस्ट, जैसे डायरेक्शनल वैलीज़ में, जैसे आपकी हो गई गोदावरी एंड कृष्णा में। मेनली आपको यही याद रखना है कि कौन से कलर में होती है, ठीक है, एंड कैसे बनती है, और किस टेक्सचर में होती है, किस एरियाज़ में पाई जाती है, एंड मेनली किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ की जाती है। तो सभी सॉइल्स का आपको ये मेन फीचर्स ही याद रखने हैं, उससे ज़्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन आपका कि ये जो ब्लैक सॉइल जो है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड करता है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सॉइल जो है वो ज़्यादा होल्ड करके रखता है मॉइस्चर को, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक सॉइल, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको दे रखे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन और चॉक भी कहते हैं, आपको पता है, साइंस पढ़ के आए हो, ठीक है। एंड मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम, लाइम होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक मैप है, जो कि जिससे कि हम समझेंगे कि हमारी कौन कौन सी सॉइल्स किस किस हिसाब से हमारे पूरे इंडिया में स्प्रेड है। देन आगे हम अपनी और सॉइल्स पढ़ेंगे। अभी तो हमने 2 टाइप्स की सॉइल पढ़ी है, आगे आपकी 4 टाइप की और बची हैं, यानी कि टोटल आपकी 6 टाइप ऑफ सॉइल्स होती हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। सो ये है आपका मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स जो है, यानी कि किन किन जगह पे स्प्रेड है ये सारी सॉइल्स, तो हम पढ़ते हैं अब। तो फॉरेस्ट सॉइल भी होती है हमारी, जो कि आपको दिख रही है, ये ग्रीन ग्रीन कलर्स में काफ़ी जगह है, ठीक है। देन अब अपना कलर बदल लेते हैं। तो ये एलुवियल सॉइल है, ये आप देख सकते हो ऊपर नॉर्थन एरियाज़ में है ज़्यादातर, ठीक है, नीचे साउथ एरिया में भी है थोड़ी सी, ठीक है। देन आपकी ये रेड एलुवियल सॉइल आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कितनी सारी जगह पे है, ठीक है। एंड आपकी ब्लैक सॉइल जो है ये यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मान सकते हो, ठीक है। देन ये जो आपकी लेटराइट सॉइल जो है, ये जो है ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये बहुत कम एरिया में पाई जाती है, ये कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं आपकी, ठीक है। देन आपकी ये जो एरिड सॉइल जो है, ठीक है, एरिड सॉइल जो है ये आपकी गुजरात वाली साइड में पाई जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यानी कि किन किन जगह पे हमारी है। आई होप अगर आप इसको अगर आप थोड़ा सा याद कर लोगे ना, अपने माइंड में बिठा लोगे इस मैप को, तो अगर आपको लिखना भी पड़े ना कि किस रीजन पे कौन सी पाई जाती है सॉइल, तो आप इजीली लिख दोगे, क्योंकि ये कभी कभार आ भी जाता है कि कुछ 2 सॉइल्स की बताओ कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको वो कलर करके बतानी पड़ती है। तो इसको प्लीज़ एक बारी ज़रूर देख जाना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तभी मैंने इसमें डाला है, ठीक है। तो अब है हमारा
ये सॉइल्स, आगे की सॉइल्स जो कि हमने पढ़नी है अभी, ठीक है। पहला अब हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ सॉइल है वो है रेड एंड येलो सॉइल। तो ये जो रेड सॉइल है ये क्रिस्टलाइन ऑफ इग्नेस रॉक से डेवलप होती है, ठीक है, और ये लो रेनफुल एरियाज़ में पाई जाती है, जैसे ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। एंड ये ज़्यादा ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पेडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो यहाँ जगह पे पाई जाती है मेनली। अगर आप ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ याद रख लो ना तो वही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कलर येलो कैसे होता है, जब ये रेडिश कलर जो है ना ये इसलिए होता है, येलो एंड रेडिश कलर इसलिए होता है इसका, क्यों, क्योंकि जब ये डिफ्यूज़न होता है जब इसका आयरन के साथ, तो ये येलो एंड रेडिश कलर देती हैं, ठीक है। एंड आगे है हमारा लेटराइट सॉइल, और ये मैंने पूरा मार्क कर रखा, तो इट मीन्स ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आगे है हमारा लेटराइट सॉइल। सो लेटराइट सॉइल जो है ये हमारे एक लैटिन वर्ड से लिया गया है इसका नाम, जिसका मीनिंग है लेटर, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, उसमें लैटिन वर्ड्स में ब्रिक यानी कि पत्थर, इसका जो टेक्सचर होता है वो पत्थर जैसा था, जो कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं नीचे, ठीक है। एंड ये जो होती है इसका जो पीएच वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है, वो होती है, एक सेकेंड, वो होती है आपकी 6 से नीचे होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एंड इसको याद रखना, कभी कभार मन में क्वेश्चन आ भी सकता है। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में पाई जाती है। इसके अंदर जो ह्यूमस होती है वो रिच होती है, यानी कि ह्यूमस ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड इसके मेनली किसके लिए प्रोडक्शन, मतलब मेनली किस प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है, ये किसके लिए है, उसके लिए है, टी एंड कॉफ़ी के लिए मेनली इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये रेड लेटराइट सॉइल भी होती है, किसके अंदर होती है, तमिलनाडु के अंदर भी होती है, ठीक है। एंड जैसे कैश्यू नट उगाने के लिए, ठीक है। एंड आगे हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है ये रेड टू ब्राउन कलर में होती है, ठीक है। एंड इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी एंड सलाइन इन नेचर होता है। देन इसके अंदर ह्यूमस एंड मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और नहीं सॉरी लैक्स यानी कि कम होता है, ठीक है, कमी होती है। तो आगे और कंकड़ होते हैं इसके अंदर ज़्यादातर, और जब हम इसको इरिगेशन करते हैं ना प्रॉपर, उसके बाद ये कल्टीवेबल बनती है, ठीक है, इसको याद रखना। और ये ज़्यादातर वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है, कहाँ पे, वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। देन आगे है आपकी फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। तो दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है। मतलब इसका मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉरेस्ट सॉइल, बस इतना याद रख लेना कि ये हिली एरियाज़ में पाई जाती हैं जहाँ पे सफिशिएंट रेन होती है एंड अवेलेबल होता है फॉरेस्ट, ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और आगे इसके अंदर आगे अपना जो अगला टॉपिक जो है वो है सॉइल इरोजन। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो ये आपका लास्ट टॉपिक है जो कि है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो जो डेफिनेशन है इसकी लिखोगे ना, जो इसके नीचे ही लिखी हुई है ना वही लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट है एंड ईजिएस्ट वे में टीचर को समझ भी बहुत जल्दी आएगा एंड वो आपको मार्क्स भी उतना जल्दी ही देंगे, ठीक है। द डेनोटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी कर रखी है मार्क, तो उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज, ठीक है। जब जो रनिंग वाटर जो होता है जब वो एक क्लेई सॉइल में जब वो एक चैनल्स बना देता है, डीप चैनल्स बना देता है, तो उसको हम गलीज कहते हैं, ठीक है। और अनफिट और कल्टिवेटेड लैंड जो होते हैं, यानी कि अनकल्टिवेटेड लैंड्स जो होते हैं, जो अनफिट है यानी कि जो कल्टिवेटेड नहीं हो सकते, ठीक है, उनको हम बैडलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और चंबल रीजन्स में उन्हें हम रेविन्स भी बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो आ जाती हैं पेपर में, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे, दिस इज़ नोन एज शीट इरोजन, ठीक है। जब टॉप सॉइल जो होती है जब वो वॉश हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम शीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म मार्क कर रखी है, कंटोर प्लॉइंग। प्लॉइंग अलोंग द कंटोर लाइन्स, यानी कि कंटोर लाइन्स में फार्मिंग करना जिस वजह से क्या हो जाए, जिस वजह से आपकी कंटोर प्लॉइंग हो, ठीक है, यानी कि आप लाइन बाय लाइन वो करो, प्लांटेशन करो, जिससे कि क्या हो, सॉइल्स बची रहे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं फार्मिंग करने के जिससे कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, ठीक है। तो थैंक्स, एंड यहीं पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। सो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।